Hello students, welcome back to another edition of Cell, the building block of life. And this is Akansha Verma, and you are here on the platform where you will be taught by a scholar. So, unfortunately, you guys need to wrap up क्योंकि summer vacations खत्म होने वाली हैं और UTs और half yearlies आप सभी का wait कर रहे हैं. So, in the last two videos, we have already covered about the overview of the cell और हमने cell organelles के साथ start किया था. जिसमें हमने तीन इम्पोर्टेंट सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी, वन ऑफ विच वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. ओवरव्यू में हमने साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे, माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ चीज़ें जानी. उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं. सेकेंड पार्ट भी डिटेल में था तो आप अच्छे से देख सकते हैं. एग्जाम तक इट विल बी देयर इन योर माइंड्स और आप अच्छे से लिख पाएंगे आंसर्स. मैंने आंसर फ्रेमिंग भी कराई थी उस वाले पार्ट में. सेकेंड पार्ट में हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी बात किया था. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक या कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, सिर्फ एक इंटैंगल्ड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको मैंने न्यूक्लियोइड कह दिया है. और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, उसमें सिर्फ राइबोसोम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है. यूकैरियोटिक सेल्स, यू का मतलब हो गया ट्रू एंड कैरियोटिक या कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका साइज प्रोकैरियोटिक से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं, सब कुछ देखने को मिलता है. फिर हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की. सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक बॉर्डर है. जैसे हमारी कंट्री का बॉर्डर हमें बाकी सारी कंट्रीज से अलग बनाता है, वैसे ही सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आपस के बाकी सारे सेल से कौन इंडिविजुअल मेंटेन करके रखता है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा चूजी टाइप का है, इसीलिए मैंने उसको सेलेक्टिवली परमिएबल कह दिया था. जिसकी थिकनेस जो रहती थी वो रहती थी 7 to 10 नैनोमीटर्स. और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, जिन्होंने कहा था कि ये लिपिड की बाई लेयर से बना हुआ है जिसमें प्रोटीन्स पेरीफेरी और इंटीग्रल उसमें इंटीग्रेटेड हो सकते हैं पार्ट में. और प्रोटीन्स दे एक्ट एज गेट कीपर्स जो कि सिग्नलिंग में हेल्प कर देंगे और बता देंगे कि सामान को कि हाँ तुम्हें उस तरफ जाना है. सो बेसिकली गेट कीपर्स की तरह वो एक्ट करते हैं. लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड्स जो थे वो कैसे होते थे कि लिपिड का जो हेड था उसको पानी बहुत पसंद था तो वो बाहर की तरफ होता था. टेल जो है वो पानी से डरती थी तो वो अंदर की तरफ होती थी. और देयर वाज अ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स. ठीक है. उसके बाद सेल वॉल की बात करी जो कि कहती थी आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ. वो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं थी सेल मेम्ब्रेन की तरह जो कहेगी कि नहीं मैं इसको जाने दूंगा, इसको नहीं जाने दूंगा. सेल वॉल हार्ड होती थी और हमें कहाँ मिलती थी? सिर्फ प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हमारी तरह मुश्किल देख के भाग तो नहीं सकते. वो एकदम रिजिड, एकदम स्ट्रांगली स्टैंड रहते हैं, चाहे कोई भी विंड, कोई भी ड्रॉट, कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए. तो हमने उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग दे दी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो कि सेल वॉल थी. इट वॉज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है. उसके बाद हमने न्यूक्लियस की बात करी थी जो था हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. और वो क्या कर रहा था? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो भी तो कंट्रोल सेंटर है और सारे बैंक्स पर तो ताला लगना ही चाहिए. वो ताला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसने सिर्फ न्यूक्लियर पोर्स छोड़े थे. क्यों? क्योंकि उसको भी अंदर से सामान बाहर भेजना है, बाहर से अंदर लेना है. ठीक है. तो अंदर हमारे न्यूक्लियस के प्रेजेंट था न्यूक्लियोलस जो कि एक डेंस राउंड बॉडी थी और क्या बना रही थी? राइबोसोम्स बना रही थी. राइबोसोम्स बना के न्यूक्लियर पोर से बाहर भेज रही थी और बाहर जाते ही राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो जुड़ जा रही थी. अब ये सब यूनिट्स क्या है, राइबोसोम क्या है, वो इस लेक्चर के स्टार्ट में हम लोग जान लेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक नेटवर्क की तरह स्प्रेड रहता था जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता था. पर जब वो डिवाइडिंग स्टेट में जाता था तो क्रोमैटिन रॉड शेप्ड में कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता था. और क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड सम प्रोटीन्स जिनका नाम हिस्टोन्स होता है. एंड डीएनए के पास है वो फंक्शनल यूनिट जिनको हम जीन्स कहते हैं, जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है. इसी वजह से मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है और आप सभी की शक्ल आपके पेरेंट्स से मिलती है. तो हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं एंड इन दिस पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स आगे के. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हमें कवर करना है वो आ रहा है राइबोसोम्स. इसके आगे मैंने इतना बड़ा बड़ा द प्रोटीन फैक्ट्री क्यों लिखा हुआ है? बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इस लेक्चर में हमें सेल को एक फैक्ट्री की तरह देखना है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट
काम जो है वो बटा हुआ है, एक मैन्युफैक्चरर का ध्यान रख रही है, एक प्रोडक्शन का ध्यान रख रही है, एक सेल्स का ध्यान रख रही है, एक फैक्ट्री की साफ सफाई का ध्यान रख रही है। वैसे ही यहाँ पे सेल एक फैक्ट्री है जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वो इसको हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करके। और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं ये सारे ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें सिर्फ राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो राइबोसोम हमारी फैक्ट्री सेल की वो यूनिट है जो कि हमारा प्रोटीन बना रही है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है सेल को? उसके मेम्ब्रेन में यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, जो कि पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन की तरह प्रेजेंट है और गेट कीपर्स की तरह क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है सब्सटेंसेस को कि यहाँ से अंदर आ जाओ। ठीक है, सो राइबोसोम्स हो गए हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो कि या तो फ्री होंगे साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होंगे। दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं दो मेन टाइप्स में। 70S राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। और 80S राइबोसोम्स जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, यानी हमें कहाँ मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट डज दिस एस स्टैंड फॉर? एस है इनका साइज या फिर सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, 70S राइबोसोम या कोई भी राइबोसोम जो है, ये जो छोटू छोटू से डॉट जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये दो सब यूनिट्स के अटैचमेंट से बने हुए हैं। चाहे वो 70S हो या फिर 80S हो। 70S हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिल रहे हैं, 80S हमें सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सो राइबोसोम का स्ट्रक्चर डिवाइडेड होता है एक लार्जर सब यूनिट में और एक स्मॉलर सब यूनिट में। 70S की लार्जर सब यूनिट होती है 50S और स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S। पर 50 और 30 तो 80 होता है, तो हमारे मन में ये सवाल आया होगा कि ये 70S क्यों लिखा है? ये 70S इसीलिए लिखा है बिकॉज हेयर वी आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल ऑफ एल्जाब्रा। हम ना ही एडिशन कर रहे हैं फॉलो, ना सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, but this is divided on the base of how fast these subunits sink when they are placed in a centrifuge। centrifuge एक मशीन होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करती है, ठीक है, पार्टिकल्स की डेंसिटी के हिसाब से उन्हें सेपरेट करती है। तो इनके सेडिमेंटेशन या मैं ये कहूँ इनके सिंकिंग रेट के हिसाब से मैंने 70S सब यूनिट की लार्जर सब यूनिट को 50S कहा है, स्मॉलर को 30S कहा है। और जब ये कंबाइन होंगी तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्ट्रीमलाइंड रखेंगी राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। सो हेयर वी आर नॉट फॉलोइंग एनी एडिशन, इसीलिए 50 और 30 70S है, 80S नहीं है। एंड सेम गोज फॉर 80S। 80S की स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S हो गई, लार्जर हो गई 60S, बिकॉज इनका सिंकिंग रेट जो है वो इतनी स्वेडबर्ग यूनिट्स को बिलोंग करता है। ठीक है, एस हेयर स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ मिलता है? ईदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म या फिर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या है? ये हमारे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट है। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनल आता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको मैंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, यानी ये कहाँ हेल्प कर रहा होगा? जो हमारी बड़ी सी फैक्ट्री सेल है उसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैंडल कर रहा होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वही है जिसके हमें सरफेस पे जो है राइबोसोम्स देखने को मिलते थे, राइट? तो अब उसके बारे में जानते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारी एक बड़ी सी ऑर्गेनल जो कि हमारे पूरे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। ईआर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस देखने को मिलता है। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन है तो ईआर कुछ ऐसे जो है इससे चिपका हुआ है, इससे चिपका हुआ है, ठीक है। और वो कहाँ स्कैटर्ड है? हमारे साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का की रोल जो होता है वो होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाए उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है हमें मेम्ब्रेन तक या डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर सेल में जहाँ पे प्रोटीन की यूसेज है। ठीक है, इसके साथ साथ ईआरई है जो हमारे लिपिड्स बना रहा है सेल के लिए, और कुछ हॉर्मोन्स सिंथेसाइज कर रहा है इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल जो कि हार्मोन बनाते हैं बॉडीज के लिए। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर जो होता है वो वैरी करता है, ठीक है, सेल में डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, वो सिस्टर्ने की
फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या फिर छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि हमारा सेल जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूटेबल होगा रेस्पिरेटरी सेल्स में, उसी हिसाब का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ठीक है। दो टाइप्स के ईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ से ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो इसको काफी रफ सा बनाता होगा, तो वो सब्सटेंस और कोई नहीं है, वो है हमारा राइबोसोम्स, जिसके बारे में पिछले सेक्शन में हम बात कर रहे थे, विच इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्पेसिफाई हो जाते हैं विच सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में हमें रफ इसीलिए लगता है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है। आरईआर का मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि राइबोसोम्स करवा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, और उन प्रोटीन्स को सिक्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें आरईआर पे कहाँ चिपके हुए मिलते हैं ये राइबोसोम्स? ग्लैंड सेल्स हो गए, हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए, वहां पे देखने को मिलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं, इसीलिए वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्मूथ दिखाई देता है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। तो अगर मैं मेन मेन बोलूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह स्प्रेड है हमारे साइटोप्लाज्म में, एंड इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ईआर जो होता है इसका काम होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड सम अदर हॉर्मोन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। आरईआर और एसईआर में डिवाइडेड है। आरईआर रफ होता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करना। एसईआर के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसीलिए इसका जो मेन काम होता है वो होता है लिपिड बनाना, फैट बनाना। ठीक है। स्टोरेज करना हॉर्मोन्स की और फैट्स की जो इसने बनाए। ईआर मेम्ब्रेन जो होता है, या मैं कहूँ ईआर जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है हमारे सेल में। वो स्ट्रक्चर हो सकते हैं या तो सिस्टर्ने, जैसा कि सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और वेसिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे गोले डॉट्स के स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ईआर जो होता है वो इन्हीं तीन मेन स्ट्रक्चरल शेप्स में रहता है, और शेप ये टोटली उस पर डिपेंड करेगी कि हमारा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम डायग्राम्स देखेंगे। तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सरफेस के या आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो कंटिन्यूअस रहता है। इसके सरफेस पे ये छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे राइबोसोम्स। तो ऑब्वियसली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ये हमारा ईआरई है जो कि हमें किसकी फॉर्म में दिख रहा है? ट्यूब्स की फॉर्म में दिख रहा है। सो ये हो गए सिस्टर्ने की फॉर्म में ईआर। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। ये हो गए हमारे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में एसईआर, क्योंकि इसके सरफेस पे हमें कुछ भी रफनेस नहीं देखने को मिल रही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट्स, ठीक है, एंड सम हॉर्मोन्स। उसके बाद हम लोगों को ये डायग्राम हमारी एक्सप्लोरेशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है हमारा ईआर। ये पर्पल पर्पल डॉट्स राइबोसोम्स है, यानी ये आरईआर है। एंड ये जो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है ये हमारा एसईआर है, जिसके सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं है। और ये हमारा एक वेसिकल की फॉर्म में मुझे ईआर देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो ईआर का फंक्शन क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कराना प्रोटीन, लिपिड्स और कुछ हॉर्मोन्स की। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ मिलते थे राइबोसोम्स? या तो फ्री होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड। नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है हमारी गोल्जी अपैरेटस। तो अभी तक हमने जो सिंथेसाइज कराया, प्रोटीन बनवा लिया राइबोसोम्स से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने लिपिड और प्रोटीन दोनों बनवा लिए। अब हमें उनका मैन्युफैक्चर कर दिया, अब हमें इनको पैकेज करना है, मॉडिफाई करना है और इनको शिप करना है, यानी इनको भेजना है। कहाँ भेजना है? सेल की वो साइट्स पर जहाँ पे सेल को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। गोल्जी अपैरेटस है हमारी वो पैकेजिंग एंड शिपिंग यूनिट। सो गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं बेसिकली दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि एक साथ गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं। और ये हमारे ईआर के साथ लिंक रहते हैं। तो ईआर पे राइबोसोम्स भी हैं। ईआर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ट्रांसपोर्ट यूनिट तो अटैच रहेगी ना। तो ये ट्रांसपोर्ट यूनिट है हमारी गोल्जी अपैरेटस। ठीक है।
ये लिंक्ड होते हैं ईआर से, हमें सेल मेम्ब्रेन के साथ भी ये लिंक देखने को मिल जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी अंदर कुछ ना कुछ सामान भेजता रहता है और कुछ अदर ऑर्गेनल्स जिनको किसी ना किसी सामान की जरूरत रहती है। स्विगी बेसिकली हो गए हमारे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट या जेप्टो पार्टनर, जो कि हमारी चीज़ों को ब्लिंकिट वाले शोरूम से खरीद के हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स से खरीद के या तो मेम्ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं या फिर किसी और ऑर्गेनल तक पहुंचा रहे हैं जिसको उसकी जरूरत है। गोल्जी अपैरेटस जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरह है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो प्रोटीन, लिपिड्स जो हैं या हॉर्मोन्स जो हैं हमारे ईआर ने बना दिए या राइबोसोम्स ने बना दिए, उसको मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा उनके साइज के अकॉर्डिंग, पैकेज करेगा वेसिकल्स की फॉर्म में। यानी जो डब्बा हमारे घर आ रहा है डोमिनोज का, वो मान लेते हैं हम वेसिकल्स, और उसके अंदर जो पिज्जा आ रहा है उस पिज्जा को मैंने मान लिया प्रोटीन या फिर लिपिड, और वो जा रहा है जहां पे उसकी जरूरत है। क्लियर? ठीक है, तो इसको ये मॉडिफाई करता है वेसिकल्स में, जिससे ये उसका ट्रांसपोर्ट कर सके, सिक्रीशन कर सके, या फिर लाइसोसोम बना सके। लाइसोसोम हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। गोल्जी अपैरेटस का नाम गोल्जी कैसे पड़ा? क्योंकि इटालियन साइंटिस्ट थे एक एमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में इसको नर्व सेल्स, एक आउल है बार्न आउल, उसकी नर्व सेल्स में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, तो इसीलिए साइंटिस्ट के नेम पे गोल्जी अपैरेटस पड़ गया। अब ये है कैसे प्रेजेंट, ये देखो, ये हमारा एक सेल है, इस सेल के साथ ये हमारा न्यूक्लियस है, कंटिन्यूअस है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड है हमारा ये गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि ये पैकेज कर रहा है। क्या पैकेज कर रहा है? जो प्रोटीन या लिपिड हमारा ईआर बना रहा है उसको पैकेज कर रहा है, डब्बे में डाल रहा है, और उस डब्बे का नाम है वेसिकल्स, और वेसिकल्स को ये आगे भेज रहा है जहाँ पे उसकी जरूरत है। जैसे कि ये देखो, ये सेल से बाहर जा रहा है, तो यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर इसकी जरूरत है, ठीक है। सो ये काम होता है गोल्जी का। गोल्जी के दो फेज होते हैं, सिस फेज होता है और ट्रांस फेज होता है। सिस फेज वो है जो कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी वेसिकल्स के फॉर्म में ही भेजेगा गोल्जी को कि हाँ भाई तुम पैकेज कर दो, तो उसने वेसिकल की फॉर्म में भेजा गोल्जी को कि तुम पैकेज कर दो, मॉडिफाई कर दो। सिस फेज ने उसको ले लिया। ये दूसरा बैक गेट हो गया, जिसको हमने ट्रांसफेस कह दिया। ये है हमारा सिक्रीटरी वेसिकल, यानी ये वेसिकल जो यहाँ से घुसा अंदर, यहाँ पे अंदर मॉडिफाई होके, सॉर्ट होके, पैकेज होके, सब कुछ अच्छे से टेपिंग वेपिंग करके उस प्रोटीन या लिपिड को सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसफेस यानी बैक गेट ने बाहर निकाल दिया। तो गोल्जी के हो गए दो गेट भाई, सिस फेस और ट्रांसफेस। सिस ने कैच किया, ट्रांस ने बाय बाय किया। ठीक है, सिस पे इनकमिंग वेसिकल आ रहा है ईआर से, जिसके पास बिना पैकेज, बिना कपड़े पहना हुआ प्रोटीन या लिपिड है, अंदर उसको कपड़े पहना दिए और उसको कहाँ भेज दिया? सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में, जिस ऑर्गेनल को उसकी जरूरत है वहां भेज दिया। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, सो हमारा गोल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम भी बनाता है, ऐसे सब्सटेंसेस का जिसकी जरूरत हमारे सेल को नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लीन अप यूनिट। अभी तक हमने बात करी हमारी यूनिट जो कि प्रोडक्शन कर रही थी, सिंथेसाइज कर रही थी, हो गए वो ईआर, हो गए राइबोसोम, हो गए। फिर हमारी यूनिट आई जो कि पैकेज करके ट्रांसपोर्ट कर रही थी, शिपिंग कर रही थी, वो थी गोल्जी। अब जो बचा कुचा सामान है उसको साफ सफाई भी करना है, तो वो साफ सफाई वाली यूनिट कौन है? सेल, हमारी बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर लाइसोसोम्स। सो सेल जो है अब ऑब्वियसली वो भी लिविंग है, तो हमारी तरह वेस्ट जनरेट करेगा। डैमेज या वर्न आउट ऑर्गेनल्स हो गए जो कि पुराने हो गए, अपनी एक्टिविटी करते करते जो है डेड हो गए समहाउ, तो इन सब वेस्ट को सेल से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो लाइसोसोम्स हमारे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जिनके पास होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या मैं ये कहूँ अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, या फिर कैसे कोई भी डैमेज पार्ट ऑफ द सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सेल की साफ सफाई, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी का सारा जिम्मा किसने ले रखा है? लाइजोसोम्स ने ले रखा है। लाइजोसोम्स के पास एंजाइम्स हैं जो कि अनवांटेड प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन जो है, कोई भी ऐसा वेस्ट सब्सटेंस है, वो रिलीज होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन कर दिया लाइसोसोम ने इसके अंदर, क्योंकि एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उन्होंने क्या कर दिया है? ब्रेक डाउन कर दिया है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, अनवांटेड सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में, जहाँ पे वो रीयूज किए जाएंगे इन अदर सेल्यूलर प्रोसेसेस। तो बेसिकली सेल की क्लीनिंग यूनिट कौन है? स्वच्छ भारत अभियान कौन चला रहा है सेल में? लाइसोसोम्स चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास है झाड़ू, और वो झाड़ू क्या है? एंजाइम्स हैं।
ठीक है, लाइसोसोम्स के बाद आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। सबने कुछ सुना हो या ना सुना हो, ये जरूर पता होता है कॉमर्स के बच्चे को, आर्ट्स के बच्चे को, साइंस के बारे में, कि पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी ये फैक्ट्री का वो चार्जर है जो कि फैक्ट्री को चार्ज करके रखता है। चार्ज कैसे करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करके, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर ऑफन कॉल्ड एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, क्योंकि इनका काम होता है एनर्जी सप्लाई करना, जो कि हमें सेल्यूलर एक्टिविटीज में जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, देखो कितना स्मूथ सा लग रहा है, पोरस सा लग रहा है। और वहीं इनर मेम्ब्रेन जो है वो हमें कुछ ऐसे फोल्ड्स में देखने को मिल रहा है। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रीस्टे। ठीक है, क्रीस्टे कहते हैं इन फोल्ड्स को। ठीक है, और क्रीस्टे क्यों होते हैं? बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। इनको ही वही एनर्जी यूनिट बनानी होती है, वही पावर हाउस वाली वॉट वाली सप्लाई बनानी होती है, इसीलिए हमने इनको फोल्ड करके रख दिया है। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन क्रीस्टे में फोल्डेड है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड पोरस है। माइटोकॉन्ड्रिया में सपोज करो हमने जो खाना खाया उस खाने से हमें ग्लूकोज मिला। उस ग्लूकोज का या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स फैट्स वगैरह हो गए, इनका ब्रेक डाउन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के हेल्प से। ठीक है, और इनका ब्रेक डाउन होते ही, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होते ही क्या निकल रही है? एनर्जी मिल रही है। जैसे फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है, तो एनर्जी कैसे देता है? जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसे ही जो ग्लूकोज हमने खाया वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी निकालेगा। वो एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं, एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट। और ये एटीपी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में यूज होती हैं। सो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी जो रिलीज की गई है उसको हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट। ये हो गया हमारा अडेप्टर जो कि एनर्जी स्टोर कर रहा है, विच एक्ट एज द एनर्जी करेंसी एंड इज यूज फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन है। इनर वाला जो है वो क्रीस्टे में फोल्डेड है। क्रीस्टे में क्यों फोल्डेड है? क्योंकि यही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। और आउटर वाला जो है वो क्या है? स्मूथ एंड पोरस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का राइबोसोम होता है, ये 70S होता है। ठीक है, 70S यानी 50-30S इसकी सब यूनिट्स होती हैं, और इसके पास इसके खुद का डीएनए भी होता है। तो थ्योरीज ये भी कहती है, थ्योरी होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो पहले क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स थे जिनका इवोल्यूशन हुआ और इनको किसी यूकैरियोटिक सेल ने खा लिया, तो इस वजह से अब ये उनके अंदर आने लगे। नहीं तो पहले ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। पर ये सारी क्या है? सिर्फ हाइपोथीसिस है। ठीक है, क्योंकि इनके पास इनका खुद का 70S राइबोसोम है और डीएनए है, इसीलिए इनको ऐसा एविडेंस मान लिया कि पुराने समय में माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स की तरह एग्जिस्ट करते होंगे। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स में, जो कि हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। दीज आर द फूड सेंटर। तो हम सभी को पता है कि प्लांट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है प्यारा सा मॉलिक्यूल क्लोरोफिल, जो कि खाना बनाने में हेल्प करता है। ये खाना या तो हम डायरेक्टली खा रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली खा रहे हैं। ठीक है, एंड सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो एनिमल्स दे कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट्स जो हैं, अब हमने ये तो पता है ऊपर ऊपर से कि क्लोरोफिल कैप्चर कर रहे हैं, पर हो कहाँ रहा है? तो वो किचन ऑफ द प्लांट जो है, जिसको हम लीफ कहते थे, उस लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर है प्लास्टिड्स, जहाँ पे फूड का सिंथेसिस हो रहा है। तो प्लास्टिड्स ही वो किचन है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है और स्टोरेज हो रही है उस खाने की जो प्लांट ने बना लिया। एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि प्लास्टिड्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट स्टैंड फॉर द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसके अंदर हमें क्लोरोफिल मिल रही है और यहीं पे हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहले बात करते हैं। ये भी हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे सेल का सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें जो उसका सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर ये आप देख रहे होंगे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं ग्रैना। और इन्हीं ग्रैना के अंदर जो है क्या होते हैं हमारे, क्लोरोफिल होती है जो कि ट्रैप करती है सनलाइट को। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है दिट इज वन ऑफ द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर में जो गीला गीला फ्लूइड मैट्रिक्स है वो स्ट्रोमा हो गया। डिश शेप कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमें मिल रहे हैं ये हो गई ग्राना। और ग्राना के स्टैक्स जो होते हैं ये होते हैं थाइलाकॉइड्स। और दो ग्राना आपस में ये देख रहे हो, ये जो वायर होती हैं इनसे कनेक्टेड हैं, इन वायर को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। सो ये थाइलाकॉइड्स हो गए, एक कॉइन को मैंने ग्राना कह दिया। इन्हीं ग्राना के अंदर है क्लोरोफिल जो कि ट्रैप कर रहा है सनलाइट को, और इसी के अंदर हो रही है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, ठीक है। द शुगर सिंथेसाइज इन द प्रोसेस जो है, अब ये ग्राना ने ट्रैप करके बना तो लिया, ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। स्टार्च ग्रैन्यूल्स की तरह ये ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हमारे स्ट्रोमा में। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। वन वॉज क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल था। सेकंड आता है क्रोमोप्लास्ट। तो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, मैंगो है, एप्पल है, गुआवा है, रेड येलो ग्रीन कलर के, बेरीज हो गई ब्लैक कलर की, तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्यों देखने को मिलते हैं। या जो फ्लावर्स हो गए, फ्लावर के पेटल्स हो गए, हिबिस्कस फ्लावर हो गया, हमारा सदाबहार का पौधा हो गया, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके पास भी है प्लास्टिड्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। ग्रीक में क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। तो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और हमारे जो फ्लावर पेटल्स फ्रूट्स हैं उसमें ये सारे पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। तो जब मैं क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट्स की बात करिए तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। ऐसे प्लास्टिड्स जो कि कलरफुल सब्सटेंसेस अदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट को होल्ड करते हैं उनको मैं क्रोमोप्लास्ट कहूंगी। इनके पास पिगमेंट येलो ऑरेंज रेड कलर के हो सकते हैं, एंड दीज आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स, जिस वजह से हमें फ्लावर्स इतने कलरफुल दिखते हैं या फ्रूट जितने कलरफुल दिखते हैं। और कलरफुल दिखने का रीजन ये है क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में, और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे सीड डिस्पर्सल हो पाए। तो प्लांट्स के जो ये हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं इनके पास कौन से प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट कलर्स पिगमेंट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कुछ ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं हमारे प्लांट सेल्स में जो कि कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। अगर ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोप्लास्ट है, कलर्ड पिगमेंट्स है तो क्रोमोप्लास्ट है। पर कुछ ऐसे भी पिगमेंट्स हैं जो कलरलेस हैं जिनको मैं ल्यूकोप्लास्ट कहती हूँ। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, जैसे हमारी WBCs होती हैं उनको मैं ल्यूकोसाइट्स कहती हूँ। सो दीस आर द वाइट ब्लड सेल। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट होते हैं हमारे वाइट कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का एक लौता काम होता है फूड मटेरियल स्टोर करना, जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। और वो कौन सा मटेरियल स्टोर कर रहे हैं इसके बेसिस पे वो अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट एंड अल्यूरोप्लास्ट में डिवाइड होते हैं। अल्यूरोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं, अमाइलोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि स्टार्च स्टोर कर रहे हैं, और इलाइयोप्लास्ट जो कि लिपिड्स या फैट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स तीन तरीके के हो गए। क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिनका फंक्शन है to give the fruits and flowers the bright colors for attracting the pollinators and fruit eating animals। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग के लिए यूज होता है, जिनकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, इलाइयो, अल्यूरो एंड अमाइलो, बेस्ड ऑन द सब्सटेंस दे स्टोर, ठीक है। हम्म इसके बाद आता है हमारा वैक्यूल्स। सो एक मेच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है विच इज सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वैक्यूल के मेम्ब्रेन को मैं कहूंगी टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल है क्या, अब वैक्यूल बेसिकली हमारी वो स्टोरेज बॉडी है जिसके अंदर भरा हुआ है एक वाटरी फ्लूइड जिसको मैं कहती हूँ सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल का काम है स्टोर करना, वैक्यूल फैक्ट्री की वो यूनिट है जो स्टोर कर रही है, ठीक है। क्या स्टोर कर रही है, वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, वैक्यूल जो है वो प्रेशर मेंटेन करता है सेल के अंदर और एक प्लांट सेल को फर्म रखता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो हमें बड़ा इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि बेचारा प्लांट कहीं जा नहीं सकता है, और जब प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिलता
तो वैक्यूल जो होते हैं ये अपना पानी जो है उस प्लांट को दे देते हैं, और इसी वजह से प्लांट जो है वो हमें विल्टेड सा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमें इंडिकेट करता है कि मेरे अंदर पानी खत्म हो रहा है, मेरा वैक्यूल तक अपना वाटर जो है बर्स्ट आउट कर चुका है। ठीक है। तो व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, वैक्यूल अपना पानी उसे देता है, सेल जो है वो लेस फर्म बन जाते हैं और प्लांट विल्टेड हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ प्लांट हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि मेरे वैक्यूल ने भी पानी दे दिया है, अब तो तुम मुझे पानी दे दो। ठीक है। एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं पर टेम्पररी होते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़े बड़े होंगे, परमानेंट होंगे, होंगे ही होंगे, क्योंकि वो चल नहीं सकते, पर हम अपना पानी खुद ला सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम पीते नहीं है। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इतने बड़े नहीं होते प्लांट वैक्यूल्स की तरह, पर ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स के लिए बन जाते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले राइबोसोम्स पढ़ा हमने, आज पूरी सेल को एक फैक्ट्री की तरह माना, जिसके अंदर हमने राइबोसोम्स की बात करी, जो कि हमारा प्रोडक्शन यूनिट था, किसका, प्रोटीन का। दो सब यूनिट था, उससे बना हुआ था। उसके बाद मैंने ईआर की बात करी, जिसके ऊपर राइबोसोम थे। ईआर वाज आल्सो अ प्रोडक्शन यूनिट, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस यही करा रहा था। फिर हमारी शिपिंग या पैकेजिंग यूनिट थी। ईआर अपने जो है वेसिकल्स की फॉर्म में बिना कपड़े पहनाए प्रोटीन और लिपिड को भेज रहा है गोल्जी के पास। गोल्जी अपैरेटस ही वो शिपिंग यूनिट है, वो पैकेजिंग यूनिट है, वो मोडिफाइंग यूनिट है जो कि कपड़े पहना रही है। और उसके बाद सिक्रीटरी वेसल की फॉर्म में सिस फेस से कैच करके ट्रांस फेस से निकाल रही है। उसके बाद हमने पढ़ी क्लीन अप यूनिट, जो कि लाइसोसोम था। साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान को सेल में इसी ने चला रखा है, क्योंकि इसके पास है एंजाइम्स जो कि कॉम्प्लेक्स या अनवांटेड सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करके और सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए रीयूज करा सकते हैं इन मटेरियल्स को। फिर मैंने बात करी दो ऐसे ऑर्गेनल्स की, जो कि प्लास्टिड्स थे और वैक्यूल थे, जो कि हमें मेनली प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में मिलेंगे, क्योंकि प्लांट हमें फोटोसिंथेसिस करा रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमें फ्रूट और फ्लावर दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट। और सब्सटेंसेस स्टोर कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। सो प्लास्टिक दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। उसके बाद वैक्यूल्स की बात करी, विच आर समटाइम्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स अपना वाटर खुद ला सकते हैं। और वैक्यूल्स हमें प्लांट में हमेशा परमानेंट दिखेंगे, जो कि आधे से ज्यादा सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। एंड द थिंग टू नोट कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, टोनोप्लास्ट। दिस इज एंड ऑफ द स्लाइड। एंड अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि यूटी में सेल जरूर आना ही आना है। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नोट्स नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पक्का मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल बी एडिंग माई टेलीग्राम, सो ज्वाइन करें। अपना ध्यान रखें, पास्ट के दो वीडियोस देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एंड कोई भी डाउट है तो अगेन कमेंट कर दें। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टॉट बाय स्कॉलर। दिस वाज आकांक्षा वर्मा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। बाय बाय।